क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जाएं अलग अलग तो वो बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन कॉन्सेप्ट आया वो आपका किसका आया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। मतलब जो पीरियोडिक टेबल है वो अरेंज की गई थी, किस लिए अरेंज की गई थी आपकी, इसलिए अरेंज की गई थी पीरियोडिक टेबल जिससे आप सारे एलिमेंट्स को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं अगर आप एक एलिमेंट को पढ़ लोगे तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी बाकी सबकी भी क्या हो जाएंगी, आपकी सेम हो जाएंगी। तो इस तरीके से अरेंज करके एलिमेंट्स को क्या बनाई गई थी, आपकी पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी। तो पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया था, ताकि आप एलिमेंट्स को इजी वे में पढ़ सकें। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स हैं किसमें, पीरियोडिक टेबल में। जैसे ग्रुप है आपके अगर, तो आप क्या करोगे, एक दो एलिमेंट की सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज भी आपकी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 10th क्लास। तो इस वीडियो में हम पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। प्लस जो आपका मेन बेनिफिट है इस लेक्चर में वो ये है कि हम इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। आज आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को लेके जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सब क्लियर होने वाले हैं, चाहे वो डेफिनेशन से रिलेटेड है चाहे वो आपकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एग्जाम में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस इजी भी होते हैं। आप बहुत ही इजी वे में इनको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किनको, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। क्या होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अगर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूं तो कुछ भी नहीं है, ये वो प्रॉपर्टी है जो आपकी रेगुलर चेंज शो करती हैं। क्या करती हैं, रेगुलर चेंज शो करती हैं। अगर आप अप टू डाउन किसी पर्टिकुलर ग्रुप में एलिमेंट्स को देखते हैं या लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में एलिमेंट्स को देखते हैं तो जो रेगुलर चेंज होता है किसी भी प्रॉपर्टी का वो उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो सकती है प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, those properties of elements which shows a regular variation of any property along a period and along a group। ठीक है, तो क्या होती है आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप क्या कह सकते हो, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या शो करती हैं, रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं। कब, उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में जिस भी प्रॉपर्टी को आप पढ़ रहे हो अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में मूव करेंगे तो उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, रेगुलर वेरिएशन होगा, और जब आप पीरियड में मूव करेंगे तब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेगुलर वेरिएशन होगा। तो वो आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कही जाती हैं। ठीक है,
क्या होती है आपकी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं? इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, क्या होती है? सबसे पहले है आपका एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड है आपका मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे किसको? इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको पूरी वीडियो देखनी है बहुत ही केयरफुली, आपको सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे आप सारे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं। इस तरीके से आपकी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है हमारा, जो ये होता है फर्स्ट ग्रुप, ये है आपका एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप ये होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बीच में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक। इधर आपके बोरोन फैमिली, थर्ड ए में, फोर्थ ए में कार्बन फैमिली, फिफ्थ ए नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स ए आपका क्या होता है? ऑक्सीजन फैमिली। सेवेंथ में आपके हेलोजन्स होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। एट्थ में आपके क्या होती हैं? इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जीनोन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे होते हैं अप टू डाउन, ये होते हैं आपके क्या? ग्रुप्स, ठीक है। और जो आपके लेफ्ट टू राइट होते हैं वो होते हैं आपके क्या? पीरियड्स। लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल जो आपकी होती हैं लाइंस, वो क्या कही जाती हैं? लेफ्ट टू राइट, तो उनको बोला जाता है पीरियड्स। तो स्टूडेंट्स, हम एक जनरल आइडिया इस अपनी पीरियोडिक टेबल से लेने वाले हैं कि किस अकॉर्डिंग हमें वेरिएशंस को पढ़ना है, ठीक है। क्या होता है, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके क्या होते हैं? ऊपर से नीचे अगर मैं कहूँ अप टू डाउन, तो अप टू डाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अप टू डाउन जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं। तो आपको जो वेरिएशन पढ़ना है, जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई हैं, अप टू डाउन यानी कि इन
ग्रुप्स, ग्रुप्स में वेरिएशन पढ़ना है। अलोंग, अप टू, डाउन, ऊपर से नीचे जाने पे ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। एक तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। दूसरी आपको क्या पढ़ना है, अलोंग दी, ठीक है, अलोंग दी पीरियड्स। पीरियड्स कौन से होते हैं, जो ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जो हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है आपके पीरियड्स हैं, ये क्या है आपके पीरियड्स हैं, ठीक है। तो हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनका वेरिएशन किस किस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अलोंग द ग्रुप, अप टू डाउन, ठीक है, एंड अलोंग दी पीरियड्स, मतलब लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या चेंजेस आते हैं, डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, ठीक है। या फिर आपका क्या है, एटॉमिक साइज है, ठीक है, किसी भी एटम का, तो वो अप टू डाउन जाने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। इस तरीके से हमें सारी प्रॉपर्टीज को पढ़नी है। और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, रीजन भी आपको क्या पता होने चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। और 18 हमारे क्या होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एक ग्रुप आपका एल्कली मेटल्स होता है, ठीक है। सेकेंड एक ग्रुप आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड एक ग्रुप बोरोन फैमिली, फोर्थ एक ग्रुप कार्बन फैमिली, फिफ्थ एक ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, सिक्स्थ एक ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, सेवेंथ ग्रुप हेलोजन्स। सेवेंथ ग्रुप में क्या होती है, हेलोजन्स होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एट्थ ग्रुप में आपकी कौन सी होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। एट्थ ग्रुप में क्या होती है, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है तो वो रिएक्ट नहीं करती हैं। कौन सी आपकी, इनर्ट गैसेस। ये क्वेश्चन बन जाता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट, व्हाई इनर्ट गैसेस नेवर रिएक्ट, ठीक है। जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, इनर्ट गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करती, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जिस भी हम ग्रुप की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट ए ग्रुप की, ठीक है। तो फर्स्ट ए ग्रुप पे क्या होता है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है। जिस भी ग्रुप की आप बात करेंगे उस ग्रुप में आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो क्या कहे जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं। सेकंड ए ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। थर्ड ए ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। फोर्थ ए ग्रुप में 4, फिफ्थ ग्रुप में 5, सिक्स्थ ग्रुप में 6 और सेवेंथ ग्रुप में 7 और एट्थ ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8। इसीलिए आपका जो एट्थ ग्रुप में प्रेजेंट है गैसेस, वो क्या है, इनर्ट है, क्योंकि उनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपके फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने अंदर वाली शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उधर नॉन मेटल्स की बात करें 6, 7, 8 ग्रुप की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। इनर्ट गैसेस का तो कंप्लीट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, ठीक है। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं एटॉमिक साइज की, अलोंग दी पीरियड, अलोंग दी पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, जो आपका एटम बना हुआ है,
ठीक है, बीचों बीच क्या होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक। उसके साइड में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस हैव टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है आपकी क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की। मतलब जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करके रखते हैं, एज एक न्यूट्रल पॉइंट जनरेट करके रखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस हैव हाई टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होती है, बाइंड करने की होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम 13, 14, 15 क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों के इक्वल होगा, और जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों ही बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो भी बढ़ रहा है। तो साइज क्यों डिक्रीज हुआ, साइज इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो वो सेम पीरियड में, मतलब सेम शेल में बढ़ते हैं। क्या होते हैं, सेम शेल में बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी सोडियम मैग्नीशियम की, तो थर्ड नंबर की शेल में ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। सोडियम की थर्ड नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, मैग्नीशियम की थर्ड नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस की हाई टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने की, बाइंड करने की, ठीक है। क्या होती है, न्यूक्लियस की हाई टेंडेंसी हो जाती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की, तो जिससे न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे क्या होता है आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज ऑलवेज decreases due to atomic size always decreases because nucleus have high tendency to bind the outermost electrons. Nucleus have high tendency to bind the outermost इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की टेंडेंसी न्यूक्लियस की ज्यादा होती है। क्यों होती है पीरियड में, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वो किस में बढ़ रहे हैं, सेम ही शेल में बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं, सेम नंबर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की। यही रीजन होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है, आपके एटॉमिक साइज डिक्रीज होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस हैव हाई टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस इन सेम शेल अलोंग द
सेम पीरियड, एक ही पीरियड में मूव करने पे लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम ही शेल में बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर जाता है, आपका डोमिनेट कर जाता है इन कंपैरिजन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें किसकी, अलोंग दी ग्रुप, अलोंग द ग्रुप मतलब अप टू डाउन, ठीक है। तो अप टू डाउन क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज और हमेशा इंक्रीज होता है। ऑन मूविंग अप टू डाउन एटॉमिक साइज ऑलवेज इंक्रीजेस because electrons move in next shell in case of next period। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो अगले पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नेक्स्ट एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेक्स्ट पीरियड के इलेक्ट्रॉन किसमें, नेक्स्ट शेल में आएंगे, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे ये आपकी पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, ठीक है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो शेल बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो एक ही शेल होगी, ठीक है। किसके लिए बात करें, लिथियम के लिए तो कितनी शेल होंगी आपकी, 2 शेल होंगी, ठीक है। सोडियम के लिए बात करें तो कितनी शेल होंगी आपकी, अगर ये न्यूक्लियस है तो 3 शेल होंगी। सोडियम के लिए कितनी होंगी आपकी, 3 शेल होंगी, ठीक है। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, ठीक है। सो न्यूक्लियस हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की टेंडेंसी न्यूक्लियस की कम होती है, ठीक है। जब न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यही रीजन है आपका कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है हमेशा। क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है बिकॉज न्यूक्लियस हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो ही रहा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से तो दोनों इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं अगली शेल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रही है, ठीक है। जबकि आप लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रहे थे अलोंग द पीरियड तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल में बढ़ रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाता था और उसकी हाई टेंडेंसी होती थी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की, ठीक। तो आपके क्या होते हैं मेटल्स, अगर मैं लेफ्ट और राइट में कंपेयर करूं तो जो लेफ्ट में मेटल्स प्रेजेंट हैं, ये मेटल्स हैं, इनका रीजन यही है क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है तो न्यूक्लियस की लेस टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की, तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होते चले जाते हैं, रिलीज होते चले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीज होना किसका कैरेक्टर होता है, मेटल्स का कैरेक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी यही आने वाली है, दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर आप समझेंगे जिन एलिमेंट्स का साइज बड़ा होता है दे हैव देयर न्यूक्लियस हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इजीली रिलीज हो जाते हैं, तो वो क्या कही जाती हैं आपकी मेटल्स, ठीक है। और ये टेंडेंसी किस में होती है, आपके इन वाले एलिमेंट्स में होती है, किसमें, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में ये टेंडेंसी होती है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, ठीक है, तो क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं,
ठीक, और नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं वो नॉन मेटल्स कहे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा जिनके न्यूक्लियस में इतनी पावर है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो बाइंड करके रख ही रखे हैं, दूसरे का भी, दूसरे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन भी अगर पास में आया तो उनको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, जब न्यूक्लियस के पास हाई टेंडेंसी हो। ठीक है, न्यूक्लियस हैव हाई टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने के साथ साथ क्या करता है, आउटर मोस्ट शेल तक उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की। तो ये किस में हो सकती है, जिनके साइज छोटे हैं, किन में हो सकती है, जिनके साइज छोटे हैं। और छोटे साइज किनके हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नॉन मेटल्स में साइज क्या होता है आपका, छोटा होता है। ठीक, तो अगर मैं, इसीलिए यही रीजन है कि इनको नॉन मेटल्स कहा जाता है, मैक्सिमम इस साइड के एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते जाते इनका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। जब साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस की जो पावर है वो बाहर तक पहुंचेगी। ठीक है, न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर तक रहेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यही आपका है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हम मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर को पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर कौन कितनी ज्यादा अच्छी मेटल हो सकती है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स of elements to release electrons and produce positive charge. The property of elements to release electron and produce positive charge is called metallic character. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की प्रॉपर्टी क्या कही जाती है, मेटालिक कैरेक्टर। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करी जाए हम, तो मेटालिक कैरेक्टर किस किस तरफ पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और दूसरा हम पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप मीन्स अप टू डाउन। ठीक, तो क्या होता है, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इस चीज को ध्यान से समझिए, मेटालिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज होना जल्दी, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, जो जितनी देर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक, उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही कम, उनके नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जिनका साइज होता है आपका बहुत बड़ा, ठीक है, जैसे कि मेटल्स अगर मैं बात करूं तो इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है इन वाले एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियस, इसका है क्या, पॉजिटिव चार्ज, इसी चार्ज को कहते हैं, इसका क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, इसी चार्ज को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज।
तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो ये काम किन में हो सकता है, जिनका साइज छोटा होता है। अब जिनका साइज इतना बड़ा है, जिनका साइज क्या है, खूब बड़ा है, इतना बड़ा साइज है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ तक जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद जैसे साइज और बढ़ा, न्यूक्लियर का चार्ज कम हो गया, ठीक। अब और साइज बढ़ गया तो न्यूक्लियर का चार्ज बहुत ही कम होगा, ठीक। बस आपको मेन यही समझना है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस या द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो न्यूक्लियस का चार्ज क्या किया जाता है, एक्सर्ट किया जाता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के चार्ज को फील करते हैं वो ही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। तो साइज बड़े होते होते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। जब चार्ज कम होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजीली रिलीज हो सकते हैं। ये किन में होता है, जिनके साइज बड़े होते हैं, ठीक है। तो जिनका साइज बड़ा है उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जिनका साइज बड़ा है उनका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा, जिनका साइज छोटा उनका मेटालिक कैरेक्टर कम। तो साइज किन के बड़े होते हैं, इन मेटल्स के फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप में, ठीक है। अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो लेफ्ट वाले जितने भी होंगे उनके साइज बड़े होंगे और राइट वाले जितने भी होंगे उनके साइज छोटे होंगे, ठीक है। तो अगर अलोंग द पीरियड बात करें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, on moving left to right atomic size decreases, so nucleus have high tendency, so nucleus have high tendency to bind the outermost electrons, so metallic character decreases। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या होता है आपका, हम कह सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेस, बिकॉज साइज, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज साइज डिक्रीजेस, so nucleus have high tendency to bind the outermost electrons। जब साइज छोटा होगा न्यूक्लियस की ज्यादा टेंडेंसी होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होना बंद हो जाएंगे। न्यूक्लियस के फील्ड में है इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होना बंद होंगे तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेटालिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज के क्या होता है, तो मेटालिक कैरेक्टर किस तरीके से बेस्ड होता है एटॉमिक साइज पे, आपका मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा बड़ा एटॉमिक साइज होगा उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उतने ही ज्यादा अच्छा मेटालिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप अप टू डाउन, तो अप टू डाउन क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन मेटालिक कैरेक्टर increases because atomic size increases, so nucleus have
less tendency to bind the outermost इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब साइज बड़े होंगे तो न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की टेंडेंसी कम है, तो वो इजीली रिलीज हो जाते हैं, तो इसीलिए उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर हम नॉन मेटालिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है आपका किनका, नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स gain electron and form anions is called non-metallic character। इसका मतलब जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही अच्छा। तो ये टेंडेंसी किसकी होती है, बेसिकली नॉन मेटल्स की होती है। ठीक है, किनकी होती है, नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर किनका ज्यादा, जिनका साइज छोटा। ठीक, तो अगर मैं कहूं मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा उतना ही ज्यादा आपका मेटालिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जितना बड़ा एटम का साइज होगा, न्यूक्लियस की पावर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की उतनी ही कम होगी। ठीक है, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और उतना ही ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो अगर मैं कहूँ नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा आपका, इन प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एटॉमिक साइज के। ठीक, तो जितना क्या होगा, एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो एटॉमिक साइज किनका कम होता है, नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग, जिसका साइज जितना छोटा उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा, क्योंकि साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस की हाई टेंडेंसी होगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को तो वो बाइंड करके रखेगा ही रखेगा, कोई दूसरा एलिमेंट अगर आ गया पास में तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को भी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, वही कहलाता है आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, अलोंग दी पीरियड। अगर हम देखें अलोंग दी पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर देखेंगे अलोंग दी पीरियड, तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases because atomic size decreases. So nucleus have high tendency to bind the outermost electron.
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तो बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आया उनको भी गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एटॉमिक साइज के इन प्रोपोर्शन होता है। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इसका ऑपोजिट है। अगर मैं बात करूं किनकी, न्यूक्लियर चार्ज की, ठीक है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज मेटेलिक कैरेक्टर के इन प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं कहूं किसके, न्यूक्लियर चार्ज के, तो न्यूक्लियर चार्ज इन प्रोपोर्शनल होगा मेटेलिक कैरेक्टर के। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने की टेंडेंसी उतनी ही कम हो जाएगी, और ये मेटेलिक कैरेक्टर के ऑपोजिट हो गया। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज की अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की टेंडेंसी होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब की क्या है, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, और आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी, और इन्हीं में ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। तो हम जो अब पढ़ेंगे तीनों टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तीनों पे ही क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब यहां पहले ही आपको क्या दिख रहा है, आयंस। क्या दिख रहा है, आयंस। आयंस कब बनते हैं, जब आपके पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है एलिमेंट के ऊपर, तो वो क्या कहा जाता है, आपके आयंस कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required, the minimum amount of energy which is required to gain electron to release, the minimum amount of energy which is required to release electrons from isolated gaseous एटम। ठीक है, देखो क्या होते हैं हमारे पास, जो एलिमेंट्स ही एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक, अब उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए कुछ एनर्जी दी जाती है। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, सपोज ये न्यूक्लियस है हमारा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ऑर्बिट है। ठीक, ऑर्बिट है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अगर मैं सोडियम का एग्जांपल देखूं, ठीक, तो यहाँ पे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आपकी एक शेल और है, इसमें कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होता है, अभी ये न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट। ठीक, अब मैं इसमें से, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में यानी कि शेल में रिवॉल्व करते हैं, और इन शेल की एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स एनर्जी स्टेट होती है। ये क्या होती है, फिक्स एनर्जी स्टेट। ठीक, तो अगर मैं इस
एटम को बाहर से कोई एनर्जी दे दूं, ठीक है, बाहर से क्या दे दूं, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दूं, तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये उसको क्या करेगा, गेन करेगा। अब जब गेन करेगा तो इसके लिए जो एनर्जी थी वो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट थी, फिक्स एनर्जी स्टेट थी। अब इसके पास इतनी एनर्जी हो गई जो इस स्टेट की एनर्जी से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, बाहर चला जाएगा, क्या करेगा, बाहर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, रिलीज हो जाएगा। इसी को ही कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, Na से Na1 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए जितनी एनर्जी का यूज होता है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करा सकते हैं आप, और ज्यादा एनर्जी दे दीजिए तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है एक, वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, वो भी क्या होएगा, रिलीज हो जाएगा, अपने से आउटर मोस्ट शेल में चल जाएगा, फिर और एनर्जी गेन करके बाहर चल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, जब और भी ज्यादा एनर्जी दे दी, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज्यादा होगी, किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। ऐसे ही आपको 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक। तो क्या होता है, क्या समझे आप, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट रिलीज या लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है उसको ही क्या कहते हैं हम, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स के लिए क्या होनी चाहिए, नॉन मेटल्स के लिए क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको मेटल और नॉन मेटल में समझ आ जाएगा तो मेटल किधर है आपके लेफ्ट में, नॉन मेटल किधर है राइट में, तो आपको खुद पे चल जाएगा, मेटल के लिए ज्यादा है तो नॉन मेटल के लिए, सॉरी मेटल के लिए अगर क्या है आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो नॉन मेटल्स के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। उस चीज को समझिए क्या होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज करता है तो उसे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कौन इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज कर सकता है, जिनका साइज बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि उनके न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर के शेल तक पहुंचते पहुंचते कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। और ये किन में होगा, जिनके साइज बड़े होंगे। और साइज किन के बड़े होते हैं, मेटल्स के। इसका मतलब मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, कम होती है। मेटल्स के साइज बड़े होते हैं, मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, इसीलिए वो क्या है, मेटल है, इसीलिए उनका कैरेक्टर कौन सा है, मेटेलिक कैरेक्टर है। तो मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, कम, क्योंकि उनके साइज होते हैं बड़े। इलेक्ट्रॉन रिलीज, दे कैन रिलीज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, ठीक है। तो आपको यहाँ ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, जो आपकी किधर प्रेजेंट है, राइट में प्रेजेंट है, तो इनका साइज क्या होता है, छोटा। जब साइज छोटा हो जाएगा तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। न्यूक्लियस हैव हाई टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। तो नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी
हाई, क्योंकि उनका साइज छोटा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो क्या कह सकते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी increases because size, atomic size decreases and nucleus have high tendency to bind the outermost electron, so we have to apply high amount of energy to release electron। ठीक है। और अगर अप टू डाउन बात करें तो अप टू डाउन क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ऊपर से नीचे मूव करने पे एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो ऑन मूविंग अप टू डाउन इन अ ग्रुप एट द आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियस हैव वेरी लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो मेटल का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो सकते हैं कम एनर्जी देके भी। तो मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम, नॉन मेटल्स की होती है ज्यादा। ठीक। तो अगर मैं बात करूं अलोंग दी पीरियड, ठीक है, अलोंग द पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हम किधर मूव करते हैं, मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ। ठीक। तो क्या होगी, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयनाइजेशन एनर्जी increases because size decreases। ठीक है। कौन सा साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की हाई टेंडेंसी हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की। तो आप उसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तभी वो रिलीज हो पाएगा। ठीक है। साइज डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियस have high tendency, because nucleus have high tendency to bind the outermost electrons। ठीक है। nucleus have high tendency to bind the outermost electron along the period left to right, on moving left to right ionization energy increases because size decreases and nucleus have high tendency to bind the outermost electron। तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किनके लिए, नॉन मेटल्स के लिए। ठीक। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज की बात करूं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के। ठीक है। जिनका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मेटल्स का एटॉमिक साइज बड़ा होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं कम आयनाइजेशन एनर्जी के। इवन इनमें से कितने सारे मेटल्स तो ऐसे हैं जो अपने आप ही एनर्जी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते रहते हैं। ठीक। अब अलोंग द पीरियड हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करें किसकी, अलोंग द ग्रुप मतलब अप टू डाउन, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी।
on moving up to down, ionization energy decreases. Ionization energy decreases because atomic size increases. Atomic size increases. अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिलीज होते जाएंगे, आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ये किसकी बात थी? आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा अगर मैं बात करूं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें क्या कहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कह रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। ठीक है, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा। ठीक है, किसका साइज सबसे बड़ा है? सोडियम का है। ठीक है, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी। फिर उसके बाद Mg, NaMg। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर सल्फर, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज तो सबसे ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी? सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन की होगी। ठीक, उससे कम किसकी होगी? आपकी क्लोरीन की। उससे कम किसकी होगी? सल्फर की, क्योंकि सल्फर और क्लोरीन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। क्लोरीन का साइज आपका बड़ा है, सॉरी, क्लोरीन का साइज छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ सल्फर, तो इसलिए जिसका साइज छोटा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आपकी ज्यादा होगी। और फ्लोरीन का साइज ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो यहाँ फ्लोरीन का और भी छोटा हो गया, किससे? क्लोरीन से। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस क्या करने होते हैं? क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यही क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में बन जाए तो इन एलिमेंट्स में से 4 एलिमेंट्स में को दे देंगे ऑप्शन में और कह देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी मतलब जब एनर्जी चेंज होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको एनर्जी चेंज को एंथैल्पी कहा जाता है। सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, इसी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये बेसिकली। एंथैल्पी का मतलब जब भी एनर्जी चेंज आता है कहीं, तो उसको एंथैल्पी कहते हैं, एनर्जी चेंज को। ठीक, तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी में तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे थे, मतलब एटम इलेक्ट्रॉन देता था, हम उसको एनर्जी देते थे। कोई भी एटम एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को लिबरेट किया जा रहा था। ये ऑपोजिट है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक तरीके से ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब किसी भी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए क्या आया है? एनर्जी चेंज आया है, कि मतलब कितनी एनर्जी चेंज हो रही है जब कोई एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस बारी इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को देंगे, किसको देंगे? एटम को देंगे, तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो क्या कह सकते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस बारी क्या होगी, रिलीज, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एनी एटम ड्यूरिंग gain of electron is called electron gain enthalpy। ठीक है, अब क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मेन तो कॉन्सेप्ट यही है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, किसके थ्रू, एटम के थ्रू। तो ये किन में होता है, ये नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। देखो जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात आई, तो आयनाइजेशन एनर्जी में का कॉन्सेप्ट मेनली अगर मैं कहूँ तो मेटल्स के लिए है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है, और कैसे कर देते हैं, जब हम एनर्जी देते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स की भी अगर बात करें, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर लिए जाएं तो हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना नहीं चाहते। कौन, आपके नॉन मेटल्स। तो यही तो टेंडेंसी है। नॉन मेटल होता क्या है, एलिमेंट, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने, जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो क्या होती हैं, आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं वो आपकी मेटल्स होती हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की खास पहचान तो यही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली अगर मैं कहूँ तो नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एनी एटम ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है तो एनर्जी रिलीज की जा रही है, ठीक है। अब एक चीज है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। होनी तो चाहिए क्या, नेगेटिव ही, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब मैं अगर नॉर्मली बात करूं मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्योंकि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। रीजन क्या है, ठीक है, रीजन है आपका, जब एनर्जी रिलीज की जाती है तो वो नेगेटिव साइन के थ्रू शो होती है, और जब एनर्जी गेन की जाती है तो वो पॉजिटिव साइन के थ्रू शो होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो पॉजिटिव होती है वो किन की होती है, इनर्ट गैसेस की होती है, बस। किन की होती है, इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है। इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या रीजन है, रीजन ये है, देखो कोई भी पर्टिकुलर एटम है उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है। अब जो आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, 8th ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, तो उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दे डोंट वांट टू गेन एनी इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहती, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। तो ऐसे में उनको पहले एनर्जी दी जाती है जिससे वो डिस्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। क्या किया जाता है, एनर्जी दी जाती है इनर्ट गैसेस को जिससे वो क्या हो जाए, डिस्टेबलाइज हो जाए, और फिर उनको जब वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब एनर्जी दी जाएगी इनर्ट गैसेस को तो वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी, पॉजिटिव। मैंने यही तो कहा है, जब एनर्जी गेन की जाती है, एंडोथर्मिक गेन करना एनर्जी, तो पॉजिटिव साइन आता है। एनर्जी रिलीज की जाती है किसी के थ्रू तो वो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते जो, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये किसका केस बना, इनर्ट गैसेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, व्हाई इनर्ट गैसेस shows positive electron gain enthalpy या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या रीजन है, बिकॉज इनर्ट गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट। इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट है। इनर्ट गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे आर ऑलरेडी स्टेबलाइज्ड, that's why they don't want to gain any electron, so that first we have to provide energy to stabilize, to destabilize inert gases, and then we can provide electron. That's why inert gases shows positive electron gain enthalpy. हमें उन्हें पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे वो डिस्टेबलाइज हो जाए, उनका ऑक्टेट क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगी। जब उनका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा या वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगी। क्यों डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, क्योंकि हमने उनको एनर्जी दे दी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किनकी, हेलोजेंस की, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनकी होगी, हेलोजेंस की। क्योंकि हेलोजेंस क्या करते हैं, हेलोजेंस आपके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो चाहते ही हैं हमें क्या मिले, इलेक्ट्रॉन मिल जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो जब ये तो चाह ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जैसे ही इनको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लेंगे उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और जब एनर्जी रिलीज कर देंगे तो नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किनकी होती है, आपकी हेलोजेंस की। हेलोजन शोज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बनते हैं, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो क्या होता है इसका मतलब, व्हेन एनी एटम गेन इलेक्ट्रॉन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द एटम। कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो गेन कर लेगा, लेकिन बदले में कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। के मतलब कितनी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स की। हम पढ़ लेते हैं ट्रेंड्स के, अलोंग द पीरियड कैसे चेंज होता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ठीक, और अलोंग दी ग्रुप कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो अब बात किसकी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहता है, सीधी सी बात है, कौन करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। हम कह सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो फिर वही कॉन्सेप्ट है, साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियर का चार्ज आउटर मोस्ट शेल तक ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वो क्या करना शुरू कर देता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम किसके अलोंग पढ़ें, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज
increases when we move from left to right in a period. अब कोई रीजन पूछ ले ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपकी इंक्रीज होती है। तो नॉन मेटल्स की जो ज्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर रखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, और भी ज्यादा होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये बनता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू किसकी हो सकती है, अगर आए तो किनकी होगी, हेलोजेंस की होगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, इनर्ट गैसेस की होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनर्ट गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, दे डू नॉट वांट टू टेक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी हैव टू गिव एनर्जी टू डिस्टर्ब द ऑक्टेट ऑफ द इनर्ट गैसेस। तो सबसे पहले हम इनर्ट गैसेस को की ऑक्टेट को डिस्टर्ब करने के लिए उनको एनर्जी देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूं तो ये ट्रेंड हमारा कहाँ तक वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस तक वैलिड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ऑपोजिट। ठीक है, अलोंग द ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की पावर कम है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करने की भी या दूसरे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, बिकॉज ऑफ लेस न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो फ्रॉम अप टू डाउन in a group electron affinity या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी always decreases due to less nuclear charge and लेस न्यूक्लियर चार्ज क्यों होता है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज एंड मोर एटॉमिक साइज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया आपका, डिक्रीज होता चला जा रहा है जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, और जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। यही रीजन है कि ऊपर से नीचे जाने पे अगर आप ग्रुप में मूव करेंगे फ्रॉम अप टू डाउन तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो मेटल्स की वैसे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आपका किस तरीके से आएगा, बहुत सारे एलिमेंट्स दे देंगे, कुछ मेटल दे देंगे, कुछ नॉन मेटल दे देंगे, और फिर कहेंगे अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या कह देंगे अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो याद रखना, नॉन मेटल्स जो जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखेगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा राइट में प्रेजेंट होगा एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा होगी ड्यू टू लेस एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। और जो मेटल्स होंगे उनकी
आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। अब नेक्स्ट ट्रेंड हम पढ़ने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपकी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन होती है द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन from other atom, the tendency of any atom to gain electron from other atom is called, ये tendency of any element to gain electron from other element is called electronegativity, ठीक है। तो क्या होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक टेंडेंसी है एलिमेंट की। कैसी टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है? जिसके न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, ठीक है, जिसका न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो? ज्यादा हो। वैसे इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है भाई? नॉर्मली नॉन मेटल्स गेन करते हैं। कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन? नॉन मेटल। नॉन मेटल की टेंडेंसी यही होती है, दोज एलिमेंट्स विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वो सारे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। मेटल्स वो सब होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ट्रेंड को अगर समझें, ठीक है, तो सबसे पहले अलोंग दी पीरियड पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट। अलोंग दी पीरियड मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? अलोंग दी ग्रुप पढ़ेंगे। अलोंग दी ग्रुप मतलब अप टू डाउन, फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसमें? पीरियड्स में, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। साइज डिक्रीज होने से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, on moving left to right in a period, electronegativity increases. Electronegativity always increases, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे जब हम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज पे। सारे ही जितनी भी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है सब ज्यादातर एटॉमिक साइज पे, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज पे, इन दोनों पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो एटॉमिक साइज जितना आपका क्या होगा? छोटा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम कैसे कह सकते हैं? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक साइज के। किसके? एटॉमिक साइज के। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटॉमिक साइज के क्या है?
इन प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी मतलब उसका साइज उतना ही छोटा होगा, या आप कह सकते हो जितना छोटा साइज होगा किसी एलिमेंट का, किसी एटम का, उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये इस तरह से हमें पता होना चाहिए, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप, मतलब अप टू डाउन। तो अप टू डाउन क्या होता है, साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। ठीक, जब साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियर चार्ज आपका कम होता है। जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। न्यूक्लियस चार्ज है वेरी लेस टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। जो साइज अगर बड़ा हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज, किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियर चार्ज की बहुत कम टेंडेंसी होगी। क्या की टेंडेंसी, कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, तो ऑन मूविंग अप टू डाउन electronegativity always decreases. Electronegativity always decreases due to increase in atomic size and decrease in nuclear charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आप पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो जो ये लाइन लिखी है, द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट इज कॉल्ड, और यहाँ डैश करके दे देंगे तो वो क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऐसे ही आयनाइजेशन एनर्जी में भी फिलिट आ जाते हैं। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या डेफिनेशन बताई थी आपको, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो फिलिट में भी आ जाती है और इनकी डेफिनेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो आपके ट्रेंड्स ये इस अकॉर्डिंग है कि कोई भी एलिमेंट्स उठा के दे देंगे आपको, 3-4 उनको अरेंज करना होगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको इस तरह का साइन लगा के क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो आपको कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन लगाते हुए तब उन एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इस चैप्टर में सॉल्व करने होते हैं। बाकी एमसीक्यूज पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, फिलिट पे आते हैं, और ये अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम एक केटायन और एनायन के इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं अभी न्यूट्रल एलिमेंट के लिए हमने डिस्कस की है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जब प्रेजेंट है तो कोई केटायन एनायन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं केटायन की या एनायन की, तो एटॉमिक साइज किस तरीके से चेंज होता है केटायन के केस में, एनायन के केस में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है, किसमें, केटायन के केस में, एनायन के केस में, ये भी आपको पता होना चाहिए क्या केटायन होता है, क्या एनायन होता है, और किस तरीके से केटायन और एनायन के लिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज वेरी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो क्या होते हैं आपके केटायंस। केटायंस मतलब पॉजिटिव
चार्ज कंटेनिंग, ठीक, जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखते हैं आपके आयंस, वो क्या कहलाते हैं? केटायंस, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज कब करते हैं? कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव आ गया इसमें। तो क्या होता है आप खुद देख सकते हैं, Na पॉजिटिव का मतलब होता है 8, 2 और 8। अगर मैं इस Na की बात करूं तो इसका साइज क्या है? इसमें 3 शेल हैं। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है तो 1 2 3 3 शेल हैं। पहली में 2, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज बड़ा है, ठीक। अगर मैं किसकी बात करूं? Na पॉजिटिव की बात करूं, केटायन की बात करूं, तो सपोज इसका न्यूक्लियस ये है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी शेल है आपकी, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? साइज छोटा हो गया। तो जो केटायन होते हैं उनका साइज नॉर्मल जो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं उनके कंपैरिजन में क्या होता है? स्मॉल होता है, ठीक है। तो किसी भी केटायन का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है उसकी नॉर्मल फॉर्म से। क्या? एटॉमिक साइज। तो याद रखना, जिसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका साइज उतना ही क्या हो जाएगा? आपका छोटा हो जाएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग cation in increasing order of atomic size। एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कुछ आपके केटायंस हैं, ठीक है। क्या क्या केटायन है? Na पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है, और एक है आपका Na। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका साइज उतना ही क्या है? छोटा है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, बढ़ता हुआ लगाना है एटॉमिक साइज का ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे छोटा एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। उसके बाद जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। उसके बाद ज्यादा बड़ा कौन लगेगा? Na पॉजिटिव, इसके ऊपर 1 चार्ज, और उसके बाद वो एटम वो जिसके पास कोई भी केटायन नहीं है, ठीक है। तो ये बात किसके लिए थी? केटायंस के लिए थी, ठीक। दूसरा, जिसके ऊपर जितना चार्ज होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका साइज उतना ही क्या हो जाता है? छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो जब साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है आपका? बढ़ जाता है। द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस टू फाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक है, इन केस ऑफ केटायंस, ठीक है, इन केस ऑफ मोर पॉजिटिव चार्ज। तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं किसकी? एटॉमिक साइज के बाद आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके केटायन एंड आयन के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो जितना ज्यादा केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी आपकी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए हैं, उतना ही साइज आपका उस एटम का छोटा हो गया है। और जब साइज छोटा हो जाएगा,
ठीक। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज छोटे होने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो अब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें विच वन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, Na और Na पॉजिटिव, ठीक है। तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आपकी Na पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। जितना ज्यादा कैटायन आता चल जाएगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उतना ही साइज आपका छोटा होता चला जा रहा है। तो ये कैटायन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक। अब हम एनायन की बात कर लेते हैं। एनायन के रिगार्डिंग इनके ओपोजिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं एनायंस। एनायंस जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, क्या करता है, या एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बनाता है, ठीक है। तो उसी को ही क्या कहते हैं, उन आयंस को ही एनायंस कहा जाता है। तो क्या कह सकते हैं आप, निगेटिव चार्ज containing ions are called anions, ठीक है। निगेटिव चार्ज कंटेनिंग आयंस एनायंस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे तो दो नेगेटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 9, ठीक। तो 2 and 7, ठीक। तो इसका साइज कितना है, अभी ये अगर न्यूक्लियस है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब क्या है, अगर ये एनायन बन जाए, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 2 and एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो क्या होगा, आपका एनायन का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2 नेगेटिव का केस बनेगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। किसका केस बनेगा, आपके 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर ले तो वो कहाँ आएगा, फिर अगली शेल में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो एनायंस बनते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल, आपके नॉर्मल एलिमेंट के। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो F नेगेटिव एनायन फ्लोरीन नेगेटिव जो है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, नॉर्मल फ्लोरीन से। किसकी बात करी जाए, एटॉमिक साइज की बात की जाए तो, अगर किसकी एटॉमिक साइज, तो F नेगेटिव का साइज क्या है आपका, बड़ा है, इस एनायन का साइज बड़ा है, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन के, ठीक। तो ये हो गई आपकी एटॉमिक साइज की बात, जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आए, अगर अरेंज दी फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज, तो आपको जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है उसका साइज उतना ही ज्यादा बड़ा होगा, उसको सबसे लास्ट में लगाना होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ये तो हो गई एटॉमिक साइज की बात, किसकी बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, ठीक है। तो जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। न्यूक्लियस हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जितना बड़ा आपका साइज होगा, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे, अगर मैं F नेगेटिव 1 की बात करूं या फ्लोरीन 1 नेगेटिव की बात करूं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपकी,
एनायन है, साइज बड़ा हो गया, क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा हो गया है, तो जब इसका साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियर हैव लेस टेंडेंसी टू बाइंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजिली रिलीज हो सकता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली फ्लोरीन की बात करूं तो साइज आपका क्या है, छोटा है, ठीक, तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एनायन के लिए कैटायन के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे आपके एनायन और कैटायन के, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से इस चैप्टर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आपको 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, अमंग पीरियड सेकंड एलिमेंट्स, पीरियड सेकंड के एलिमेंट्स दे रखे हैं ऑप्शन में चारों, ए बी सी एंड डी, दी वन विच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है। तो आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, कौन करता है, जिसका साइज आपका सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, फ्लोरीन, ठीक। नेक्स्ट है, इस तरीके से आपके एमसीक्यूज में तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, टेबल बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं आपके इस तरीके से, ठीक है। ये टेबल दे रखी है, ठीक, इस टेबल में आपको बताना है जो जो पूछा है, ठीक है, इसमें से ही सिलेक्ट करना है। ये आपके ग्रुप्स दे रखे हैं, आपको पीरियोडिक टेबल की जगह इसको कंज्यूम करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे 7th ए ग्रुप होता है आपका हेलोजेंस वाला, तो उसमें फ्लोरीन की जगह जे दे रखा है, क्लोरीन की जगह के दे रखा है, ठीक है। तो बस कुछ एलिमेंट्स के नाम चेंज कर दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 7th ग्रुप में जो 17th कहा जाता है ग्रुप, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे ही तो आती है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर की जगह हाइड्रोजन लिख दिया इन्होंने, ठीक है, सिंबल चेंज कर दिया। तो विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव पूरी पीरियोडिक टेबल में कौन है। तो कौन होता है, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, अप टू डाउन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपकी कौन इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है, हेलोजेंस में फ्लोरीन, जिसकी जगह क्या लिखा है, जे, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका जे। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी, जी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जी कहाँ प्रेजेंट है आपका, 5th ग्रुप में, ठीक है। और जो एलिमेंट जिस ग्रुप में प्रेजेंट होता है उसके उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी, ठीक है। कितने हो गए आपके, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें, इन्होंने चैप्टर नंबर 2 जो होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, उसको मिला के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका इस टेबल पे बेस्ड, और टेबल बेस्ड क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। फॉर्मूला लिखना है आपको किस किस के बीच में, बी और एच के बीच में, ठीक है। तो बी का है आपका, ये रहा फर्स्ट ए ग्रुप का बी, ठीक है। और एच कहाँ है आपका, 6th ए ग्रुप में है, क्या आपका एच है, ठीक है। कौन सा है ये, 6th ए ग्रुप, ठीक है। तो 6th ए ग्रुप जो एच है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप में बी रहा होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे आपके, फर्स्ट ए ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, ये आपके मेटल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में मेटल्स हैं, और जो आपका 6th ए ग्रुप है ये नॉन मेटल है। तो ये क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एच क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, तो बात नहीं बनेगी, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 7 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बी को कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है।
ताकि दो बी क्या कर सकें, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो H है एलिमेंट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। 6, एक इसने इससे ले लिया 7, एक इससे ले लिया, क्या हो जाएगा 8। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है ना, क्यों? क्योंकि एक आपकी मेटल है और एक आपकी नॉन मेटल है। फर्स्ट ए ग्रुप के सिक्स्थ ए ग्रुप के साथ क्या बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका B2H, क्या हो जाएगा B2H आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये B2H कंपाउंड बनेगा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे Na2O बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट ए ग्रुप में ही क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम, तो सोडियम का 6 ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। अगर आपने कभी सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में देखा होगा तो क्या देखा होगा, Na2O, ठीक है। एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो चाहिए, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को डोनेट करेंगे, तब जाके ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो Na2O कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म, F एंड J, ठीक है। F कहाँ है, ये रहा, ठीक है। J कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है। तो क्या पूछा है, इन दी कंपाउंड बिटवीन F एंड J, F और J के बीच में अगर कंपाउंड बनाया जाए, ठीक है, तो वो किस तरह का होगा, इन दी कंपाउंड बिटवीन F एंड J व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, या आपकी क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो F प्रेजेंट है किसमें, 4th ग्रुप में, ठीक है। J प्रेजेंट है आपका 7th ग्रुप में, ठीक है। तो ये आपके 4th ए ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके से, ठीक। तो F एंड J के बीच में बात करें तो एक तरीके से नॉन मेटल के बीच में आपका क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो, कार्बन, ठीक है, और कार्बन की बॉन्डिंग, क्योंकि 4th ए ग्रुप है तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस इस तरीके से प्रेजेंट है। इनकी अगर केमिकल बॉन्डिंग कर दी जाए किससे, 7th ए ग्रुप के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से, तो क्या होगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन C एंड K। C और K के बीच में, C है और ये आपका K है, इनके बीच में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर C और K के बीच में बनाना है, ठीक है। K कहाँ प्रेजेंट है, 7th ए ग्रुप में, ठीक है। C कहाँ प्रेजेंट है आपका, 2nd ए ग्रुप में। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपका, ठीक है। 2nd ए ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, 2 होंगे। अगर मैं बात करूं किसकी, C की, तो C में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये 2nd ए ग्रुप में प्रेजेंट है तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। किसके नीचे प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के, तो ये क्या है आपका, कैल्शियम की जगह प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं तो किसकी जगह प्रेजेंट है, कैल्शियम की जगह। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आपका, 20, ठीक। ठीक, अब J कहाँ प्रेजेंट है आपका, फ्लोरीन की जगह। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 9, 2 एंड 7, ठीक है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको कितने J लेने पड़ेंगे, 2 J लेने पड़ेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो C के ऊपर कितना चार्ज है आपका, 2 पॉजिटिव, और J है आपके कितने, 2 J आ रहे हैं, एक 1 नेगेटिव और दूसरा J, दूसरा 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आपका
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से ट्रांसफर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आपका नीचे से ट्रांसफर हो गया। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Cj2, K के बीच में बनाना है, C एंड K, K यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लोरीन के जस्ट नीचे, तो क्लोरीन है 287, ठीक है। क्लोरीन है तो 35 एटॉमिक नंबर, 17 क्या हो जाएगा, क्लोरीन है तो 17 इसका एटॉमिक नंबर, 287, एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट, तो क्या बन जाएगा आपका CK2। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन प्रोट स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन C से कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, 2G में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टेबल में बेस्ड होते हैं।